Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, Goregaon District, गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। तो आखिर तक बने रहिए। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अब तक आपने यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आने वाले जो वीडियोज़ है उनके नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था टोटल बेसिक ऑफ वेक्टर्स, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स हमने देखे थे। फिर इसके बाद में था अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा था और जिसका यूज़ करके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व भी किए। फिर कोई लेक्चर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 5.1 को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर तो क्वेश्चन नंबर 8 तक के एग्जाम्पल्स हमने अच्छे तरीके से वहाँ पर इजी मेथड के साथ सॉल्व किए हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 मीन्स एक्सरसाइज नंबर 5.1 को हम कंटिन्यू करेंगे और इस लेक्चर की शुरुआत होगी एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर तो 14 तक के एग्जाम्पल्स आज हम कवर करने वाले हैं। और वो एग्जाम्पल को सॉल्व करते वक्त यदि कोई नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो नए कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में बताया करूँगा। बट सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 को आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। लेक्चर नंबर 1 को आप बहुत अच्छे तरीके से पहले स्टडी कर लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1 की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। अब तक यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो लिंक को फॉलो करते हुए लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से पहले सीख लीजिए और उसके बाद में लेक्चर नंबर 2 और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 को आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस आर 110, 101 एंड 011। ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस है और बोला गया है उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए। यानी हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। ट्रायंगल के टाइप्स कौन से होते हैं, कौन से हमने मेन टाइप पढ़े थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसका एक एंगल 90 का होता है, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके तीनों भी एंगल सेम होते हैं। और दिया हुआ ट्रायंगल पर्टिकुलर कौनते टाइप का है ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लेंथ फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। फर्स्ट नंबर राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, जिसमें एक एंगल होता है 90 का, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हम बचपन की क्लास में पढ़ चुके हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में हीरोज फार्मूला हमने देखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसमें ये क्या है, हाफ पेरीमीटर है। ओके। फिर थर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें साइड्स आर सेम। इस ट्रायंगल के जो साइड्स है वो क्या होती है, सेम होती है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जिसका हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का होता है। तो ऐसे ट्रायंगल का जो एरिया है वो होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगल जिस भी टाइप का होगा उस हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ओके, बात आ रही समझ में। चलिए देखते हैं। अब ये जो प्रूफ है √3/4 साइड स्क्वायर, ये आता कैसे है। तो इसके लिए हम ये ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं ABC। ये एक ट्रायंगल है जिसमें D बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, D बी द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हम यहाँ पर ये एडी जो खींच रहे हैं वो है हाइट, और इस हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से, और साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से। ये AB एक साइड होगी, BC और AC ये तीनों भी साइड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S से। ओके। D बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन BD ये क्या हो जाएगा, S/2 होगा, क्योंकि BC इक्वल्स टू S, तो फिर BD मतलब उसका हाफ होगा, तो S/2। और हाइट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं AD से। ठीक है।
हमें इस ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ADB। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर देखिए h/2 और ये हाइपोटेनियस है और एक साइड है और दूसरी साइड हमको फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ साइड स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर इट इज़ इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB क्या है, S है, तो ये होगा S स्क्वायर, BD बराबर h/2 तो BD स्क्वायर होगा h/2 का स्क्वायर और AD बराबर x स्क्वायर। फिर ये h/2 का होल स्क्वायर होता है ये स्क्वायर अपॉन 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो s²/4 है उसको हम अपोजिट साइड सेंड कर देंगे, तो ये होगा माइनस, ओके। देन ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 3a² अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो फिर ये x बराबर क्या होगा, 3 और 4 को रूट के अंदर लगा दो तो 3 होगा √3 और 4 की जगह आएगा 2 और x स्क्वायर की जगह आएगा यस। एंड ये क्या है, ये हाइट है उस ट्रायंगल की और बेस क्या है, s है। हमें पता है कि ये बेस जो है ये यस है और इसकी हाइट क्या होगी, √3/2 इंटू s। तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमें पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ये हाफ, ये बेस इंटू हाइट, तो हाफ देख लो, बेस क्या है यहाँ पर s है और हाइट क्या है √3/2 इंटू यस, जो अभी हमने फाइंड आउट किए। तो ये क्या होगा कैलकुलेशन करने के बाद, √3/4 इंटू यस स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। और ये हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, ऐसे जगह पर जहाँ पर उस ट्रायंगल के सभी जो साइड्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसकी लेंथ सेम होना चाहिए। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। सबसे पहले हमारा फाइंड आउट हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको लेंथ फाइंड आउट करनी होगी और लेंथ फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का। तो हमने एक फार्मूला यूज किए थे, ट्रायंगल लॉ, डिस्टेंस फार्मूला है ना, याद है ना डिस्टेंस फार्मूला, 2 पॉइंट्स है। अब जैसे A और B हमको फाइंड आउट करना है लेंथ AB, तो पॉइंट A यानी क्या होगा x1 y1, पॉइंट B होगा x2 y2। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये पहले स्टडी कर चुके हो ना, मतलब हम यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये हमने ट्रायंगल बना लिए ABC, A बराबर 110, B मीन्स 101 एंड C मीन्स 011, ओके। तो लेट ABC बी अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस आर, वर्टाइसेस को हमने ABC नाम दे दिया, ओके। देन यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है x1 y1 z1 और सेकंड पॉइंट B है x2 y2 z2। देन लेंथ ऑफ AB क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। अब हम बात कौन से 2 पॉइंट की कर रहे हैं, A और B। तो यहाँ पर A बराबर क्या दिया था, 110 था, इसको हम लेंगे x1 y1 एंड z1 के बराबर। और पॉइंट B है ये है 101, इसको हम लेंगे x2 y2 एंड z2 के बराबर, ओके, x2 y2 एंड z2 के बराबर। अब ये फार्मूले में पुट कर दो, x1 बराबर 1 माइनस x2 बराबर 1, तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 0 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1 एंड 0 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस 1 मीन्स √2। यानी लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू क्या मिला हमें, √2 मिला, लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू √2, ओके। अब उसी तरह लेंथ ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला सेम है लेंथ ऑफ BC का भी, जिसमें पॉइंट B जो है, पॉइंट B 101 ये होगा x1 y1 एंड z1 के बराबर एंड पॉइंट C 011 ये होगा x2 y2 एंड z2 के बराबर। अगेन फार्मूले में पुट करेंगे, x1 माइनस x2 स्क्वायर 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये होगा अगेन अंडर रूट 1 प्लस 1 मीन्स √2 एंड लेंथ ऑफ BC भी हमने क्या फाइंड आउट किए, √2 फाइंड आउट किए। अब बची एक साइड लेंथ ऑफ AC, चलिए लेंथ ऑफ AC भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉरी, लेंथ ऑफ AC निकालो, लेंथ ऑफ CA निकालो, बातें की है। तो अब लेंथ ऑफ CA हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो C है 011, इसको हम लेंगे x1 y1 एंड z1 और A को लेंगे
x2 y2 एंड z2। तो पुट कर दो 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये होगा अगेन अंडर रूट 2 एंड लेंथ ऑफ सी ए भी हमको क्या मिला अंडर रूट 2। ये लेंथ ऑफ सी ए बराबर रूट 2 यानी ट्रायंगल के तीनों भी साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है सेम है। तो हम वो एक सेंटेंस लिख लेते हैं हियर द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज सेम देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड रूट 2 यानी यहाँ पे जो ट्रायंगल दिया हुआ है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है अंडर रूट 2। तो हमने अभी देखा था कॉन्सेप्ट कि यदि ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो ऐसे वक्त उस ट्रायंगल का एरिया यदि फाइंड आउट करना है तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एंड हियर साइड मीन्स √2 पुट कर दो √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर होगा 2 देयरफॉर 2 से ये 4 2 टाइम कैंसिल होगा यानी लास्ट में हमें आंसर मिलेगा √3/2। निकाल रहे हैं एरिया इसलिए यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। ओके एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट किए समझ में आ गया। और इक्विलैटरल कब हुआ जब हमारे जो ट्रायंगल है उसकी जो तीनों साइड्स है उसकी लेंथ सेम है और लेंथ क्या थी √2 थी। तो हमने वो फार्मूले में पुटअप कर दिए। ठीक है तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ वेक्टर ए बी इक्वल्स टू 2i माइनस 4j प्लस 7k एंड इनिशियल पॉइंट ए इक्वल्स टू 150 देन फाइंड द टर्मिनल पॉइंट बी। यानी यहाँ पर एक वेक्टर है ए बी जिसमें इनिशियल पॉइंट दिया है 150 और हमें फाइंड आउट करना है बी मीन्स टर्मिनल पॉइंट। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स है उनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। लेट ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी रिस्पेक्टिवली। और जो पॉइंट है उसको वेक्टर में हमें कन्वर्ट करते आता है। पॉइंट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ हम आई लगाएंगे, 5 के साथ में जे लगाएंगे और 0 के साथ में के लगा देंगे। ओके तो ये क्या होगा 1 के साथ आई लगाएंगे तो आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 0k कैप। ओके तो वेक्टर ए बन गया आई प्लस 5j प्लस 0k एंड वेक्टर ए बी दिया हुआ है 2i माइनस 4j प्लस 7k गिवन ए बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 4j प्लस 7k एंड वी नो दैट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर बी माइनस है ना। वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या होगा बी बार माइनस ए बार होगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे जो ए बी बार गिवन है वो यहाँ पर ए बी बार पुट करेंगे और जो ए बार दिया है वो यहाँ पर ए बार पुट करेंगे और बी रहेगा एज इट इज। बात आ रही समझ में। ठीक है चलिए ये देखिए 2i माइनस 4j प्लस 7k बी बार एज इट इज माइनस आई प्लस 5j प्लस 0k। हमें फाइंड आउट करना है बी तो उसको रखेंगे हम वन साइड और उसके अलावा जो वेक्टर है उसको सेंड कर देंगे अपोजिट साइड। तो ये माइनस बी है तो अपोजिट जाने के बाद प्लस बनेगा। फिर हम क्या करेंगे आई का आई के साथ एडिशन करेंगे 2i प्लस आई प्लस माइनस 4j प्लस 5j प्लस 7k प्लस 0k। तो 2 प्लस 1 होगा 3i माइनस 4 प्लस 5 होगा प्लस 1 7 प्लस 0 होगा 7k। यानी यहाँ पर वेक्टर बी क्या मिला 3i प्लस j प्लस 7k। जिस तरह हम पॉइंट 150 को इस वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी तरह वेक्टर बी को हम पॉइंट के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई के साथ जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3, जे का कोएफिशिएंट वाई कोऑर्डिनेट मीन्स 1 एंड के का कोएफिशिएंट 7 ये है z। तो पॉइंट हो गया b इक्वल्स टू 3 1 7 और यही है हमारा टर्मिनल पॉइंट b। कैसे किए समझ में आ गया। सबसे पहले ये देखिए पोजीशन वेक्टर फिर पॉइंट को वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए फिर ए बी इक्वल्स टू होता है बी माइनस ए पुट कर दिए और यहाँ से हमें मिल गया बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस जे प्लस 7k। तो फिर पॉइंट होगा b इक्वल्स टू 3 1 7 और ये टर्मिनल पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट ठीक है स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ये ओल्ड 11th क्लास का बेसिक है जिसको हमको यहाँ पे भी पढ़ना जरूरी होगा क्योंकि आगे चल के यदि हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो निकालते कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट इफ़ वेक्टर इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k वेक्टर b इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k और हमें क्या करना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब a डॉट b ये a डॉट b। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ध्यान रखना
जो आई का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा सेकंड वेक्टर के आई के कोएफिशिएंट के साथ a1 इंटू b1, फिर करेंगे प्लस जे का जे के साथ a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3। तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सिंपल है बहुत। उसके बाद सेकंड है क्रॉस प्रोडक्ट। अब यही दो वेक्टर है जिनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो डॉट है तो समझ जाना कि आई जे के कोएफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, और क्रॉस में हम ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो जिसमें फर्स्ट रो में यूज़ होने वाली यूनिट वेक्टर्स मीन्स आई जे के, आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकंड रो में वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स a1, a2, a3। थर्ड रो में वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स b1, b2, b3। और ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैट्राइसेस इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे आए है, वो रो और कॉलम डिलीट कर दो, a2, a3, b2, b3 माइनस जे इंटू a1, a3, b1 एंड b3 प्लस के इंटू a1, a2, b1, b2। फिर फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा i इंटू a2, b3 माइनस a3, b2 माइनस जे इंटू a1, b3 माइनस a3, b1 प्लस के इंटू a1, b2 माइनस a2, b1। अब इस जगह पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, वो नंबर्स को उस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स है, a इक्वल्स टू 3, 2, -4, b इक्वल्स टू 9, 8, -10 एंड c इक्वल्स टू -2, -3 एंड 1। अब यहाँ एक वर्ड है कोलिनियर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में कोलिनियर हमने स्टडी कर चुके थे, किस वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहते हैं, तो ये लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए मैं वो बार बार आपको बोल रहा था कि लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने के पहले लेक्चर नंबर 1 को आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले स्टडी करना है, तभी आपको लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर बोला गया है कि फॉलोइंग जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, यानी यहाँ पे दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर है। ऐसा हम कब कहते हैं, कोई भी पॉइंट्स या फिर कोई भी वेक्टर्स कोलिनियर है, इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले कोलिनियर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था 3 पॉइंट्स है और वो कोलिनियर है ऐसा हम कह रहे हैं, बट ये कोलिनियर कब होगा, जब वेक्टर ए सी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। जब वेक्टर ए सी ए बी का स्केलर मल्टीपल होगा, मतलब जब हम ए सी फाइंड आउट करेंगे वो ए बी को ऐसा एक कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी फाइंड आउट करना होगा वेक्टर, उसके बाद ए सी फाइंड आउट करना होगा। अब वेक्टर ए बी हमें पता है, वेक्टर ए बी क्या होता है, बी माइनस ए, और वेक्टर ए सी क्या होता है, सी माइनस ए। और ये स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी हमें कहाँ पे मिलता है, ये है पोजीशन वेक्टर्स उस पॉइंट के। मतलब जो गिवन पॉइंट्स है उसको हमें सबसे पहले पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, और फिर फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए बी, फिर फाइंड आउट करेंगे वेक्टर ए सी, और फिर उन दोनों में आपस में रिलेशन देखना होगा। और रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि ए सी इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी, देन हम कहेंगे कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, अब यदि हमारे पास सिर्फ 2 ही वेक्टर्स है, जैसे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, और ये कोलिनियर है ऐसा हम कह रहे हैं, तो ये कब कब कोलिनियर होंगे, तो इसके 3 कंडीशंस है, 3 रिजल्ट्स है। हमने कहा कि ए और बी ये कोलिनियर है, इसका मतलब यहाँ पे जो 2 वेक्टर्स है उसके जो आई जे के जो इसके जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब हम वेक्टर ए का आई का जो कोएफिशिएंट है वो बी के आई के बराबर दिखाना होगा प्रोपोर्शनल में। जे का कोएफिशिएंट ए और बी का वो प्रोपोर्शन में दिखाएंगे, के का कोएफिशिएंट ए और बी का वो प्रोपोर्शन में दिखाएंगे। कैसे होता है वो आगे हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड रिजल्ट इज बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, देन वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। अभी हमने एक पॉइंट पढ़े, कंडीशन पढ़े थे, ए सी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी। ये जब कब 3 पॉइंट्स होंगे, यदि 2 ही पॉइंट है तो वेक्टर बी इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, जिसमें टी ए क्या है, स्केलर है। ओके, और तीसरी कंडीशन ए क्रॉस बी यदि इक्वल टू 0 आता है, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट यदि 0 आता है, तब हम कहेंगे कि वो वेक्टर्स कोलिनियर है। या फिर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, इस कंडीशन का भी यूज़ करके हम प्रूव कर सकते हैं कि वो वेक्टर कोलिनियर है। इसके लिए हमें आखिरी में एक स्टेप करना होगा, जब हम लेफ्ट को सॉल्व करेंगे वो राइट के बराबर हमको दिखाना होगा। मतलब लेफ्ट वाला जो फॉर्म है
राइट वाला फॉर्म है वो सेम आएगा, तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ बोथ साइड करेंगे और तब हमें आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कोलिनियर वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये जो हमने सेकंड देखे थे कि ABC आर कोलिनियर, ये कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। 3 पॉइंट्स है, तो सबसे पहले तीनों के पोजीशन वेक्टर्स ABC आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ABC रिस्पेक्टिवली। फिर ये तीनों भी पॉइंट्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट A है 3 2 -4, 3 के साथ I लगाएंगे, 2 के साथ J -4 के साथ K लगाएंगे, तो वेक्टर A हो जाएगा 3I + 2J - 4K। ये क्या है, कैप है, ऊपर में लगा हुआ कैप, और हम इसको A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर या फिर A बार, B बार, C बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट B वेक्टर 9I + 8J - 10K। नेक्स्ट इज वेक्टर C -2I -3J + K। यानी सबसे पहले हमने स्टेप क्या किए, तीनों भी जो पॉइंट्स है उसके पोजीशन वेक्टर्स लिखे और उन पॉइंट्स को वेक्टर के फॉर्म में पहले रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमें क्या करना है, एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। कैसा रिलेशन कि AC इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB। मतलब पहले फाइंड आउट करेंगे हम AB मतलब होता है B - A, फिर फाइंड करेंगे AC, वो होगा C - A, और बाद में ये जो AC निकलेगा वो AB के साथ कोई रिलेशन में है या नहीं, ये वो हमें चेक करना होगा। यदि रिलेशन में आता है तो वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं वेक्टर AB। ये B हो गया, ये वेक्टर B माइनस वेक्टर है। अब सेकंड ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है, सेकंड ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन है, और हमें पता है कि जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के सभी साइन क्या होंगे, चेंज। तो 9I + 8J - 10K एज इट इज, और ये होगा -3I -2J + 4K। फिर हम I का I के साथ में कैलकुलेशन करेंगे, 9 - 3I 8J - 2J -10K + 4K, तो ये होगा 6I + 6J - 6K। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 6 है, 6 को जब कॉमन निकालेंगे तो होगा I + J - K, तो ये हमको मिल गया AB। इसी तरह फाइंड आउट करेंगे AC मीन C - A। बहुत ही आसान एग्जांपल है और बहुत इसका आसान आंसर है। और वेक्टर C जो है हमारे पास दिया हुआ, ये C हो गया, माइनस ये वेक्टर A हो गया, वही सेम प्रोसेस, A के बाहर माइनस है और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सभी के साइन चेंज। फिर -2I -3I -5I -3J -2J -5J 1K + 4K, ये होगा 5K। अब देखिए ऊपर में जो फॉर्म मिला था वो I + J - K का फॉर्म मिला था, और यहाँ पे भी हमें वो फॉर्म मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 को कॉमन निकालेंगे। अब -5 को कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है, I + J - K। और मैंने अभी बताया था कि AC को हमें AB के साथ में एक रिलेशन के फॉर्म में लाना होगा। तो ऐसा कौन सा अब एक कांस्टेंट ले सकते हैं। अब AB बराबर क्या था, 6 × I + J - K। तो हम यही टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6 × I + J - K, जिसमें -5 ये पहले का एज इट इज रहेगा और 6 से हम कर देंगे एडजस्ट। यानी हम इसको 6 से 6 कैंसिल किए तो हमारी पुरानी स्टेप मिलती है, बट जब हम 6 से एडजस्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पर रिलेशन मिलेगा AB के साथ। तो अब देखिए ये 6 × ये क्या हो गया, AB के बराबर, तो AC = क्या होगा, -5/6 × AB। तो हम ये कह सकते हैं कि AC इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB। जब AC इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB है और यहाँ पर जो पॉइंट A है वो कॉमन है, इसका मतलब जो गिवन पॉइंट्स है वो क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पहले हमने AB फाइंड आउट किए, फिर AC निकाले, AC को AB के साथ रिलेशन में दिखाए, और AC इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB ये हमें दिख रहा है, और यहाँ पॉइंट A ये कॉमन है, मतलब AB एंड AC ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जब AB और AC कोलिनियर है, इसका मतलब जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं वो भी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो आपको ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। इफ द वेक्टर्स 2I - QJ + 3K एंड 4I - 5J + 6K आर कोलिनियर। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो दो वेक्टर्स है वो कोलिनियर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q फाइंड आउट करना है, और क्या दिया है, दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। अभी मैंने कोलिनियर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के दिया था। 3 कंडीशंस हैं, जब IJ के कोएफिशिएंट्स यदि प्रोपोर्शनल में है तब हम कहेंगे कि वो कोलिनियर है, या तो A × B = 0, या फिर एक वेक्टर ये दूसरे वेक्टर का यदि स्केलर मल्टीपल है तब हम कहेंगे कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि वो वेक्टर कोलिनियर है, गिवन है। तो पहली स्टेप वेक्टर A
एंड वेक्टर बी, हमने पहले नाम दे दिए दोनों वेक्टर को ए और बी। वो रिजल्ट हम लिख रहे हैं कि वी नो दैट वेक्टर्स ए बी आर कोलिनियर इफ कंपोनेंट्स ऑफ आई जे के, कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के इन ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए हम यहाँ पर ए और बी वेक्टर के आई के कोएफिशिएंट्स देख रहे हैं। आई का क्या है, इधर 2 है और इधर 4 है, तो इसको प्रोपोर्शनल में लेंगे, मतलब 2/4। नेक्स्ट इज जे का कोएफिशिएंट निगेटिव q एंड हियर -5, -5, तो ये लेंगे -q अपॉन -5। देन k का है 3 और इधर k का है 6, 3/6। और जब हम इसको थोड़ी इजी फॉर्म में लाते हैं तो 2/4 होगा 1/2, निगेटिव निगेटिव हट जाएंगे तो ये q/5 और 3/6 होगा 1/2। यानी यहाँ पर हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि q/5 इट इज इक्वल्स टू 1/2। तो फिर q बराबर क्या होगा, 5 जाएगा राइट साइड में, तो q इक्वल्स टू 5/2। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान इसका आंसर है और बहुत ईजी टेक्निक से हमने इसको सॉल्व किए हैं। इसको आप दूसरे भी वे से सॉल्व कर सकते हो। देखिए मैं दूसरा वे यहाँ पर बता रहा हूँ कि a क्रॉस b इक्वल्स टू 0 ले लो, इधर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे और इधर 0 मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k होगा। लेफ्ट वाला भी फॉर्म आई जे के का मिलेगा, राइट वाला भी फॉर्म आई जे के का है। तो फिर क्या करना है, दोनों को इक्वल दिखा देंगे और इक्वल दिखाने के बाद यहाँ से भी हम क्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इससे ये वाली जी स्टेप है कि प्रोपोर्शनल में हमको दिखाना है उनके कोएफिशिएंट्स को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 12, सबसे पहले गिवन वेक्टर को हमने नाम दे दिए, फिर कंडीशन यूज किए और वो जो कोएफिशिएंट्स है आई जे के उन्हें हमें प्रोपोर्शनल में दिखाना हुआ दिखा दिए और यहाँ से हमको मिला q इक्वल्स टू 5/2। एग्जाम्पल नंबर 13, आर द 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लानर क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। यानी यहाँ पर हमें ये जो चारों पॉइंट्स है वो चारों पॉइंट्स कोप्लानर है या नहीं है वो चेक करना है। अब किस टाइप के पॉइंट्स, मतलब कौन से पॉइंट्स को हम कोप्लानर कहते हैं, ये समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट जानना होगा कोप्लानर का। मैं शॉर्ट में पहले आपको बता चुका हूँ कि कोप्लानर वेक्टर्स किसे कहते हैं, फिर से आपको डिटेल में कोप्लानर वेक्टर्स के कुछ रिजल्ट्स। तो 13 को स्टार्ट करने के पहले कोप्लानर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले 3 पोजीशंस दिए हैं ए बी सी, तीनों पॉइंट्स के, मतलब 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तो इनके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे ए बी एंड सी। और ये कोप्लानर है ऐसा हम कब कहते हैं, जब ए इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। जब ए ये बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा तब हम कहेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये कोप्लानर है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में मतलब क्या, तो बी के साथ एक स्केलर होगा और सी के साथ दूसरा स्केलर होगा, मतलब वेक्टर ए इक्वल्स टू T1b प्लस T2c, मीन्स ए इज अ linear combination of vector b and c, then vector a b c is a coplanar। ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट है बहुत आसान, a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। अब a डॉट बी क्रॉस सी यानी क्या, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आगे हमको देखेंगे, आगे वो पार्ट आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जैसे a को डॉट है b क्रॉस सी से, मतलब यहाँ पर 3 वेक्टर दिए हैं डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो में लिखेंगे वेक्टर ए के कोएफिशिएंट्स, सेकंड रो में लिखेंगे वेक्टर बी के कोएफिशिएंट्स एंड थर्ड रो में लिखेंगे वेक्टर सी के कोएफिशिएंट्स। और ये जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आना चाहिए 0। यदि दिए हुए वेक्टर्स के ऊपर से उसका जो डिटर्मिनेंट है वो यदि 0 आता है तब हम कहेंगे कि तीनों वेक्टर्स ये कोप्लानर है। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट हो गए। एक तो वेक्टर ए ये बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए या फिर उन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। फिर सेकंड रिजल्ट है 4 यदि पॉइंट्स है, तो जैसे अभी एक हमारा एग्जांपल है जिसमें 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट्स के 4 पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी, ये कोप्लानर है। कब होगा, ये कोप्लानर कब होंगे, जब वेक्टर ए बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड ए डी। जब वेक्टर ए बी ये ए सी एंड ए डी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तब हम कहेंगे कि पॉइंट्स ए बी सी डी या फिर पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी आर कोप्लानर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, वेक्टर ए बी फाइंड आउट करना होगा, फिर वेक्टर ए सी फाइंड आउट करेंगे, फिर वेक्टर ए डी फाइंड आउट करेंगे। और वेक्टर ए बी मतलब क्या, बी माइनस ए, वेक्टर ए सी मीन्स सी माइनस ए एंड वेक्टर ए डी मीन्स डी माइनस ए। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं पता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया कि ए बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए सी एंड ए डी, मतलब वेक्टर ए बी इक्वल्स टू T1 इंटू ए सी
प्लस T2 इंटू ए डी। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर से कि जब ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी मतलब ए बी ए सी ए डी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यदि जीरो आता है तब हम कहेंगे कि ये जो 4 पॉइंट्स है वो कोप्लानर है। तो उम्मीद करता हूँ कोप्लानर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके 2 रिजल्ट्स हैं, जब 3 पॉइंट्स है तो कोप्लानर कब कैसे होते हैं, और यदि 4 पॉइंट्स है तो कोप्लानर है मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम जो एग्जांपल देख रहे हैं कि 4 पॉइंट्स आर कोप्लानर, उसके लिए हम ये सेकंड का फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, इसको आप ये दूसरे भी टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो दिखा दो। बट अभी हम देखेंगे ए बी ये ए सी और ए डी के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे आता है। लीनियर कॉम्बिनेशन में यदि आता है तो वो जो पॉइंट्स है वो कोप्लानर होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। 4 पॉइंट्स गिवन हैं तो उन चारों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बार बी बार सी बार एंड डी बार से। तो ए बी सी डी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द गिवन पॉइंट्स। फिर उसके बाद में ये जो चारों पॉइंट्स है उन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर में। फर्स्ट है 1 -1 1, तो इसका वेक्टर क्या होगा i माइनस जे प्लस के। सेकंड पॉइंट है -1 1 1, तो वेक्टर बी होगा -i प्लस जे प्लस के। थर्ड पॉइंट है 1 1 1, तो वेक्टर सी होगा i प्लस जे प्लस के। एंड 4 पॉइंट है 2 -3 4, तो वेक्टर डी होगा 2i माइनस 3j प्लस 4k। और हमें ये जो चारों पॉइंट्स है कोप्लानर है ऐसा हमको प्रूव करना है। मतलब ये पॉइंट्स कैसे होंगे, देखिए ए बी ए सी एंड ए डी। सबसे पहले हमको ए बी फाइंड आउट करना होगा, ए सी और ए डी, और ये तीनों भी पॉइंट एक ज प्लेन में है या नहीं है वो हमें चेक करना होगा। यानी ये जो 4 पॉइंट्स है यदि हम जिस हिसाब से डिज़ाइन बना रहे हैं उस फॉर्म में यदि आते हैं, इसका मतलब वो कोप्लानर होना चाहिए। और यदि कुछ बाहर चले गया, मतलब एक प्लेन के बाहर यदि एक पॉइंट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो पॉइंट भी उस प्लेन के अंदर आता है, मतलब वो कोप्लानर है। यानी हमें रिजल्ट निकालना होगा ए बी इक्वल्स टू T1 AC प्लस T2 AD। मतलब इस रिजल्ट का यूज़ करके हम कोप्लानर है या नहीं है वो चेक करेंगे, जिसमें T1 एंड T2 ये क्या है, स्केलर है। तो पहले स्टार्ट करते हैं ए बी मतलब B माइनस ए। ये B में से A को माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हमको अच्छे से पता है। सेकंड ब्रैकेट के बाद माइनस, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सभी के साइन चेंज, आई का आई के साथ कैलकुलेशन होगा, निगेटिव आई होगा -2i, जे प्लस जे ट्वाइस जे, 1 के माइनस 1 के 0 के। नेक्स्ट इज ए सी, वेक्टर ए सी मतलब सी माइनस है। वेक्टर सी में से ए को माइनस करना होगा, सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस साइन बाहर होने की वजह से सभी के सिंबल क्या होंगे, चेंज होंगे। तो आई माइनस आई 0i, जे प्लस जे ट्वाइस जे, 1 के माइनस 1 के 0 के, मतलब यहाँ पे हमें मिल रहा है ट्वाइस जे। ए बी फाइंड आउट किए, उसके बाद ए सी। अब निकालेंगे हम ए डी। नाउ वेक्टर ए डी मीन्स डी माइनस ए। वेक्टर डी में से ए को माइनस करना होगा, तो सिमिलरली जब अभी तक हमने जो ए बी और ए सी फाइंड आउट किए उसी तरह ए डी होगा i माइनस 2j प्लस 3k। ए बी फाइंड किए, ए सी फाइंड किए और ए डी फाइंड आउट किए। अब हम यूज करेंगे स्पेशल रिजल्ट का। वी नो दैट इफ़ ए बी सी डी आर कोप्लानर, यदि हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी ये चारों पॉइंट्स कोप्लानर है, देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर T1 T2 सच दैट वेक्टर ए बी इक्वल्स टू T1 AC प्लस T2 AD। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चारों जो पॉइंट्स है वो कोप्लानर है। कब होगा, जब यहाँ के जो वेक्टर ए बी है वो ए सी और ए डी के लीनियर कॉम्बिनेशन में होना चाहिए, और यहाँ पर T1 और T2 ये क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर T1 और T2 की यदि वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दोनों इक्वल, तो क्या आना चाहिए, T1 की भी वैल्यू इक्वल आना चाहिए, T2 की वैल्यू दोनों साइड की इक्वल आना चाहिए। चलिए देखते हैं T1 की दोनों साइड की वैल्यू सेम आती क्या नहीं आती। तो हम इस कंडीशन में वेक्टर ए बी ए सी और ए डी को पुट कर देंगे। तो ये ए बी इक्वल्स टू T1 AC प्लस T2 AD। फिर सेपरेट मल्टीप्लिकेशन, सेपरेट मल्टीप्लाई करने के बाद आई जे के फॉर्म में उसको कॉमन सेपरेट लेना होगा। तो आई वाला क्या है यहाँ पर, T2i है। उसके बाद जे वाली टर्म 2 जगह पर है, ट्वाइस T1 माइनस ट्वाइस T2 इंटू जे। के वाली टर्म सिंगल है, थ्राइस T2 के। अब लेफ्ट में भी आई जे के का फॉर्म, राइट में भी आई जे के का फॉर्म। तो अब हम यहाँ पे करेंगे कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, या फिर बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वल दिखा दो। तो T2 के बराबर क्या है यहाँ पर, -2 है। T2 के बराबर -2, ट्वाइस T1 माइनस ट्वाइस T2 इक्वल्स टू 2 एंड थ्राइस T2 इक्वल्स टू 0।
जब थ्राइस T2 के बराबर 0 है तो फिर T2 बराबर क्या होगा 0। हम बोल रहे कि T2 के बराबर -2 आना चाहिए और इधर आ रहा है T2 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं ट्वाइस T1, यहाँ पर भी यदि पुट किए तो भी हमारा रिजल्ट उस तरह से नहीं निकलता। और सिंपल बात है कि ये जो हमने T2 की जो 2 वैल्यू निकाले हैं वो 2 सेम नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए जो गिवन पॉइंट्स है A B C D ये कोप्लानर नहीं होंगे। और ये कोप्लानर कब होते, जब T2 की दोनों भी वैल्यू यदि सेम है, तब हम कह सकते थे कि गिवन पॉइंट्स आर कोप्लानर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको समझ में आ गया। स्टार्ट हमने किए थे गिवन पॉइंट्स है उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, उसके बाद AB AC फिर AD फाइंड आउट किए, फिर उसके बाद में AB विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ AC एंड AD इस कॉन्सेप्ट का यूज किए, इक्वेट करने के बाद T2 की वैल्यू देखे कि दोनों भी वैल्यू सेम नहीं है और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, दोनों भी होंगी तो सेम होंगी, है ना। और यदि दोनों सेम हैं तब हम कहते कि वो कोप्लानर है। बट यहाँ पर सेम न होने की वजह से गिवन पॉइंट्स ABCD आर नॉट कोप्लानर। अब देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 14 इज एक्सप्रेस -y -3j + 4k एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 2i + j - 4k, 2i - j + 3k एंड 3i + j - 2k। यानी यहाँ पर ये जो एक वेक्टर है ये बाकी तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है ऐसा दिखाओ बोलता है। अब सपोज ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसको हमने कंसिडर किया P, इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं P, और बाकी जो तीन वेक्टर्स है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं A B एंड C से। और लीनियर कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं स्केलर का, तो सपोज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्केलर X Y एंड Z। तो वेक्टर ABC विथ यूजिंग द XYZ कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर P इक्वल्स टू XA + YB + ZC। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर P इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर A B एंड C, और ये फॉर्म में हमें गिवन वेक्टर्स को एक्सप्रेस करना है। तो अभी एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले ये जो चारों भी वेक्टर्स है उनको हम नाम दे देंगे। तो ये हो गया A, फिर ये B, ये C, और -i -3j + 4k ये है वेक्टर P। और हम यूज़ कर रहे हैं इस कंडीशन का, वेक्टर P इक्वल्स टू XA + YB + ZC। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। यानी यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना होगा, XYZ कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम देखते हैं आगे में। ये जो कंडीशन है इस कंडीशन में P A B C को पुट कर देंगे और दोनों को इक्वल दिखाना है, और हमें पता है कि सभी में IJK है। इसका मतलब हमें यहाँ पर इक्वेट करना होगा। अब इक्वेट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर हमें इक्वेशन के फॉर्म मिलेंगे, इक्वेशन के फॉर्म, और कुल मिला के कितनी इक्वेशंस होंगी, IJK की रिस्पेक्ट में 3 इक्वेशंस होंगी। यदि हमारे पास 3 इक्वेशंस है तो हम यूजिंग द क्रैमर्स रूल XYZ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं हम नेक्स्ट पेज में देखने वाले हैं। तो देखिए लेफ्ट में हमें वेक्टर P लिखना है, यहाँ पे वेक्टर A फिर B और C, इसको फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट साइड वेक्टर P X इंटू वेक्टर A + YB इंटू वेक्टर B + Z इंटू वेक्टर C। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में देखिए I जो है 3 जगह पर है, तो हम क्या करेंगे I को कॉमन निकालेंगे। तो ये होगा 2x + 2y + 3z कॉमन I। फिर यहाँ पर देखिए J को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बचेगा ओनली x, y को माइनस के साथ करेंगे तो -y, z को -2 के साथ करेंगे, सॉरी -2 नहीं 1 के साथ, तो ये होगा z, j कॉमन। उसके बाद है k, तो -4 × x, 3 × y, -2 × z। समझ में आ गया क्या कि इसमें हमने यहाँ पर i, j और k को कॉमन निकाले, i, j को कॉमन निकाले और जो बचा उसको हमने ब्रैकेट में लिखे। अब लेफ्ट और राइट का जो फॉर्म है वो IJK का फॉर्म नज़र आ रहा है, तो अब कर देंगे हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स या फिर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ IJK। तो देखिए राइट साइड में i का कोएफिशिएंट ये फर्स्ट ब्रैकेट है और लेफ्ट में वो है -1, तो 2x + 2y + 3z = -1, x - y + z = -3, j का कोएफिशिएंट्स, -4x + 3y - 2z = 4, यह है k का कोएफिशिएंट। अब हमें यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिल चुकी है और अब हमें इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द क्रैमर्स रूल।
डिटर्मिनेंट चैप्टर 11 क्लास, यहाँ पर क्रैमर्स रूल ये कॉन्सेप्ट है, आपने स्टडी किए होंगे। तो सबसे पहले क्रैमर्स रूल का यूज़ करना है तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे डी, फिर डी एक्स, फिर डी वाई और फिर डी जेड। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं डी को। तो डी ये है क्या? ये देखिए हमारे पास तीन जो इक्वेशंस है, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है उसको सीक्वेंस में हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो लेफ्ट का फर्स्ट है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट 2 2 3, फर्स्ट रो में लिख लो। सेकंड इसका है 1 -1 1, सेकंड रो में लिखेंगे। फिर है -4 3 -2, इसको थर्ड रो में लिखेंगे। और अब हमें सॉल्व करना है ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। तो 2 बाहर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, -1 1 3 -2 रिमेनिंग, -2 × 1 1 -4 -2 +3 × 1 -1 -4 3। अब ये इस तरह से हम क्यों लेते हैं, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने मैट्रिसेस इस चैप्टर में आपको बताया हूँ, उसकी आप वीडियो देख सकते हो। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज -2 -1, ये होगा 2, सेकंड क्रॉस -3 -2 × -2 + 4 +3 × 3 + 4। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -9। हमें ये पता है कि जो डी है वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, क्योंकि यूजिंग द क्रैमर्स रूल हमारा फार्मूला है x = dx/d। यदि डिनोमिनेटर यदि 0 आता है तो हमें पता है कि कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में यदि 0 है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डी ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, मतलब नॉट 0 आना चाहिए। यहाँ पे मिला हमको -9, ये हो गया डी। अब फाइंड आउट करेंगे डी एक्स। अब डी एक्स भी फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। डी एक्स मतलब एक्स वाई जेड में सबसे पहले आता है एक्स, तो हम यहाँ पर सिर्फ डी का चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम। डी एक्स में डी का फर्स्ट कॉलम चेंज किया जाता है, डी वाई में डी का सेकंड कॉलम चेंज किया जाता है और डी जेड में डी का थर्ड कॉलम चेंज किया जाता है। ये ध्यान रखिए, डी एक्स में फर्स्ट कॉलम चेंज होगा। तो फिर आप बोलोगे कि फर्स्ट कॉलम की जगह पर क्या आएगा, तो जो हमारे पास तीनों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड वाले कांस्टेंट है वो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। डी एक्स फाइंड आउट करते वक्त डी का फर्स्ट कॉलम हटा दो, उसके जगह पर तीनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड के कांस्टेंट लगा दो। डी वाई यदि फाइंड आउट करना है तो डी का सेकंड कॉलम को हटाना पड़ेगा और सेकंड कॉलम के जगह राइट हैंड साइड के कांस्टेंट लगाना होगा। डी जेड फाइंड आउट करते वक्त डी का थर्ड कॉलम हटाना होगा और राइट हैंड साइड के कांस्टेंट वहाँ पे लगाना होगा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो पहले हम फाइंड करते हैं डी एक्स। देखिए फर्स्ट कॉलम को चेंज किए, वहाँ पर लगा दिए राइट हैंड साइड के कांस्टेंट। ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट डी एक्स = -18 मिला। उसके बाद फाइंड आउट किए डी वाई, इसमें जो सेकंड कॉलम है ये सेकंड कॉलम की जगह राइट हैंड साइड के कांस्टेंट -1 -3 4। देखिए इक्वेशन -1 -3 एंड 4, तो dy = -18 एंड उसी तरह dz मिल गया 27। तो हमने dx, dy एंड dz निकाले, उसके पहले d फाइंड आउट कर लिए थे। अब ये सभी पुट करेंगे हम क्रैमर्स रूल में। देन x = dx/d, न्यूमरेटर में dx है -18, d है -9 -18/-9 = 2 यानी x = 2, y = dy/d, dy = -18, d = -9 तो ये होगा 2, z = dz/d, 27/-9 होगा -3, यानी हमने x y z फाइंड आउट कर चुके हैं। और ये x y z हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, p = xa + yb + zc, x = 2, y = 2 एंड z = -3। यानी ये जो बॉक्स है इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर p है इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a b c। यानी जो हमको बोला गया था कि हमें एक्सप्रेस करना है लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक वेक्टर को, तो इस तरह हमने उसको एक्सप्रेस किए। तो सबसे पहली स्टेप, जो हमारे पास वेक्टर्स है उनको हमने नाम दे दिए p, उसके बाद a b एंड c। फिर फाइंड आउट किए dx, dy एंड dz, साथ में भी d। फिर उसके बाद क्रैमर्स रूल x y z हम आसानी से फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने वो वेक्टर ए बी सी और इधर लेफ्ट में p को पुट किया, तो यहाँ से हमको x y z मिला। तो इस तरह से हमने तीनों जो चारों वेक्टर्स है उसको एक्सप्रेस किए, ठीक। इसी के साथ हमारी एंड होती है एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के जो आज के एग्जाम्पल्स है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।
बट उसके लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से परफेक्ट बनाना होगा, क्योंकि वेक्टर ये जो चैप्टर है मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इस एक्सरसाइज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। तो आज हम डिस्कस करेंगे और उसके जो प्रूफ देखेंगे सेक्शन फार्मूले के। सेक्शन फार्मूला, दो सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन एंड सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। और ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, मतलब ये जो थ्योरम है ये बहुत बार आए हुए हैं। तो हम इसके जो प्रूफ है वो देखते हैं, 2 मार्क के लिए आते हैं, 2 या 3 मार्क के लिए। यानी कॉन्सेप्ट कैसा है कि हमारे पास में एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, वहाँ पर एक हमने पॉइंट ले लिए और वो पॉइंट लेने के बाद में वो सेगमेंट उस तीसरे पॉइंट को जिस रेशो में डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड वो इंटरनली भी कर सकता है या फिर एक्सटर्नली भी कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो हमने पॉइंट लिए है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो वो पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट यहाँ पर करेंगे और यहाँ से वो फार्मूला जनरेट होगा। तो सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट पॉइंट ए उसका पोजीशन वेक्टर, पॉइंट बी एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, पॉइंट ए और बी एक स्पेस में ये 2 पॉइंट्स है, एंड पॉइंट आर ये उस लाइन सेगमेंट के ऊपर का एक पॉइंट है, आर ये उस लाइन सेगमेंट के ऊपर का एक पॉइंट है और वो पॉइंट आर सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, आर ये सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशो m/n। देन वेक्टर आर इक्वल्स टू होगा mb प्लस एन ए अपॉन m प्लस एन। इस फार्मूले का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, आगे चल के क्वेश्चन आएगा। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट दिया है और वो बोला जाएगा कि वो उस सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशो 2/4 3/2। देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो हम ये फाइंड का यूज़ करके इस फार्मूले का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम, ये ए बी, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है आर। अब हमें पता है कि ये पॉइंट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ जो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ओ से वेक्टर ए का जो डिस्टेंस है वो है वेक्टर ए, मतलब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए, पॉइंट बी का वेक्टर बी और पॉइंट आर का होगा वेक्टर आर। एंड ए आर इट इज़ इक्वल्स टू एम, ए आर बराबर एम है और आर बी इक्वल्स टू एन है, ये याद रखिए। शुरुआत कैसे करेंगे, लेट ए बी आर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद यदि हमको ए आर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, वो आर माइनस ए होगा, आर बी यदि फाइंड आउट करना है तो वो होगा बी माइनस आर। ये पुरानी कॉन्सेप्ट है। और यहाँ क्या दिया है कि आर ये पॉइंट सेगमेंट ए बी के ऊपर का है और ये आर है वो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट ए बी को इंटरनली इन द रेशियो m/n। ओके, आर बी द पॉइंट ऑन सेगमेंट ए बी एंड आर डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/n। मतलब क्या, जो ए आर होगा, ए आर अपॉन आर बी यदि हम लिखते हैं तो किसके बराबर होगा, m अपॉन n के, बिकॉज ए आर इक्वल्स टू m एंड आर बी इक्वल्स टू n। ये क्या मिल रहा है हमको, n इंटू ए आर इक्वल्स टू m इंटू आर बी। ओके, n इंटू ए आर इक्वल्स टू m इंटू आर बी। मतलब यहाँ पर जो लाइन है वो कौन से फॉर्म में है, ए आर बी के फॉर्म में है, ए आर बी, ठीक है। और यहाँ जो वेक्टर है ए आर एंड आर बी सेम डायरेक्शन में है, ए आर एंड आर बी इन द सेम डायरेक्शन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ए आर एंड आर बी इन द सेम डायरेक्शन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड। कैसे सॉल्व किए, बहुत ईजी है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, फिर बोल रहा है कि आर डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/n, फिर यहाँ पर ए बी एंड आर बी इन द सेम डायरेक्शन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी n इंटू वेक्टर ए आर इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर आर बी, n इंटू वेक्टर ए आर इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर आर बी। अभी हमने देखे कि ए आर मतलब होता है आर माइनस ए, आर बी होता है बी माइनस आर। सेपरेट कर देंगे मल्टीप्लीकेशन, एन आर माइनस एन ए इक्वल्स टू एम बी माइनस एम आर। नेक्स्ट स्टेप, आर वाली जो टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और रिमेनिंग टर्म को भेज देंगे राइट हैंड साइड। तो ये माइनस एम आर होगा इधर, पॉजिटिव एम आर प्लस एन आर इक्वल्स टू एम बी प्लस एन ए। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, आर, तो बचेगा क्या, एम प्लस एन। फिर नेक्स्ट स्टेप में एम प्लस एन को भेज दो राइट साइड में, तो आर इक्वल्स टू होगा एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। और ये है सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन।
एंड यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर। अभी हमने यहाँ पे क्या बोले कि पॉइंट आर डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो एम रेस टू एन, देन वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या होगा, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। यदि यहाँ पर बोला जाता कि P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट क्यू आर इन द रेशियो एम रेस टू एन, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ P की जगह उसका पोजीशन वेक्टर होता पी आर, फिर क्या लिखते हैं एम बी, यहाँ पर सेकंड क्या है आर है, मतलब एम आर प्लस एन क्यू अपॉन एम प्लस एन। और एक हम यहाँ पर ये कहते कि आर डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इंटरनली इन द रेशियो एम रेस टू एन। याद रखना इंटरनली है तो यहाँ पे प्लस आएगा, एक्सटर्नली है तो माइनस आएगा। कैसे माइनस आता है हम आगे देखने वाले। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो एम रेस टू एन, देन वेक्टर आर इक्वल्स टू एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू पी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। उम्मीद करता हूँ कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। स्टेटमेंट उसी टाइप से ए एंड बी द एनी टू पॉइंट्स इन द स्पेस, ए और बी ये दो पॉइंट है एक स्पेस में, एंड आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। इस लाइन ए बी के ऊपर थर्ड पॉइंट है आर, एंड इट आर डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेस टू एन। मतलब ये जो आर है सेगमेंट ए बी में ये हो गया यम, और ये जो बी आर है वो एन। इसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, बाहर से एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेस टू एन, देन आर इक्वल्स टू होगा एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। इंटरनली में क्या था यहाँ पर प्लस लगाए थे, एक्सटर्नली में क्या है माइनस है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। शुरुआत हम उसी तरह से करेंगे। ए बी आर बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी आर रिस्पेक्टिवली। ए आर इक्वल्स टू आर माइनस ए, बी आर इक्वल्स टू आर माइनस बी, ये भी पता है, जो दिया है वो लिखेंगे। आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन लाइन ए बी, लाइन ए बी के ऊपर का थर्ड पॉइंट क्या है आर है, और ये आर डिवाइडिंग द सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेस टू एन। लिखे सेंटेंस जैसे कि वैसे। इसका मतलब क्या होगा, ए आर अपॉन बी आर इक्वल्स टू एम बाई एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन इंटू ए आर इक्वल्स टू एम इंटू बी आर। और यहाँ पर देखिए लाइन क्या है, ए बी आर है, ए बी आर, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर ए आर एंड बी आर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हियर ये जो ए आर है और बी आर है इसकी देखिए डायरेक्शन सेम है। हियर वेक्टर ए आर एंड बी आर हैव द सेम डायरेक्शन, ओके। मीन्स एन इंटू ए आर इक्वल्स टू एम इंटू बी आर। ए आर बराबर होगा आर माइनस ए, बी आर इक्वल्स टू आर माइनस बी। सेपरेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एन आर माइनस एन ए इक्वल्स टू एम आर माइनस एम बी। नेक्स्ट स्टेप में आर वाली टर्म को वन साइड रखेंगे, रिमेनिंग टर्म को एक साइड रखेंगे, तो एम बी माइनस एन ए इक्वल्स टू एम आर माइनस एन आर। यहाँ से आर को कॉमन निकालेंगे तो होगा एम माइनस एन, फिर एम माइनस एन को भेज देंगे अपोजिट साइड, तो आर इक्वल्स टू होगा एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, ठीक है। तो यहाँ पर आर डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेस टू एन है, तो ऐसा फार्मूला। यदि यहाँ पर बोलता कि आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो एम रेस टू एन, तो फार्मूला बनता वेक्टर आर इक्वल्स टू एम क्यू माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। तो ये है सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। इसमें दो छोटे और रिजल्ट, एक मिड पॉइंट फार्मूला और एक सेंट्राइड फार्मूला। कभी कभार ये मिड पॉइंट फार्मूले का प्रूफ आ सकता है 2 मार्क के लिए। तो इसका पहले स्टेटमेंट क्या है कि आर बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी एंड इट डिवाइडिंग इट इंटरनली इन द रेशियो 1:1, देन आर इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2। मतलब आर ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और ये आर ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो 1:1, देन आर इक्वल्स टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ए बी आर बी द पोजीशन वेक्टर्स एंड आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड आर डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:1, और ए आर एंड आर बी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है मतलब दोनों भी क्या है, इक्वल है। अब इक्वल दिखा रहे हैं तो ए आर बराबर आर माइनस ए, आर बी बराबर बी माइनस आर। आर वाली टर्म को वन साइड रखेंगे तो ट्वाइस आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन आर इक्वल्स टू होगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। ऐसा यदि बोला कि आर डिवाइड्स पी क्यू
तो ऐसे वक्त मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंट्राइड फार्मूला, ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी के वर्टाइसेस है, और ये तीनों भी, इसका जो सेंट्राइड है, ट्रायंगल का सेंट्राइड क्या है, जी है। देखिए हम यहाँ पर डी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, एफ बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा हम लिख रहे हैं। और सबको हम जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और जो एक कॉमन पॉइंट है ट्रायंगल का जी, ये क्या है, सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल का। जब ए बी सी ये वर्टाइसेस है ट्रायंगल ए बी सी के, और ये पॉइंट जी ये सेंट्रॉइड है उस ट्रायंगल का, तो वेक्टर जी होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। वेक्टर जी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3g इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ से यदि हमको c फाइंड आउट करना है तो हम 3g माइनस ए माइनस बी लिख सकते हैं, b फाइंड आउट करना है तो 3g माइनस ए माइनस सी लिख सकते हैं, c फाइंड आउट करना है तो 3g माइनस ए माइनस बी, इस तरह से यूज ये फार्मूले का कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा, एक्सरसाइज नंबर 5.1, इसका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर तो 14, उसके बाद सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीज़न, नेक्स्ट इज मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड फार्मूला, और कुछ कॉन्सेप्ट जो हम पहले स्टडी नहीं कर चुके थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर नंबर 3 है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये लेक्चर नंबर 3 आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो आपके साथ में जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप इसे शेयर कीजिए, और आने वाले नए नोटिफिकेशंस मिलने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं DC कटरे आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।